तो आइए स्टार्टिंग से देखिए, मैंने आप लोग कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं पहले कि आपका एक बेस तैयार हो जाए, आपको कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए, और जिनके लिए नया है, आपके लिए नया है बेटा, थोड़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो जैसे बताया था आपने कि गवर्नेंस इज व्हेन गवर्नमेंट इज इन एक्शन, ठीक है ना। गवर्नेंस वैसे तो अपने आप एक नाउन होता है, संज्ञा समझते हो? इंग्लिश पढ़े हो सब लोग? इंग्लिश पढ़े हो? ग्रामर आती है? एक वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, इसका नाम सुना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सुना है? सब्जेक्ट कौन? अरे कर्ता और क्रिया समझते हो। एक्टर कौन होता है? जो एक्टिंग करता है। गवर्नमेंट कौन? जो गवर्न करे चीज़ों को। जब गवर्नमेंट गवर्न करती है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। जो गवर्न करना, दैट इज अ वर्ब, वो एक क्रिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट है। वर्ब क्या है? गवर्न करना, शासन करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट डज दी गवर्निंग, गवर्न करता है, और जो चीज़ गवर्न होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। दिस एंटायर प्रोसेस व्हेन द गवर्नमेंट इज गवर्निंग समथिंग, इट इज टर्म्ड एज गवर्नेंस, अभिशासन। समझ में आया? ओके। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, आपका पॉलिटी का बेस हो या ना हो फिर भी मैं समझा रहा हूँ। पॉलिटी का बेस मतलब एक होता है सिर्फ पढ़ लिया, एक होता है आता भी हो। तो नहीं भी आता हो पर पढ़ा होता है, मैंने पूछा पढ़ा है, ठीक है। आता नहीं आता है वो तो अभी मैं कुछ बातें ऐसे बीच बीच में पूछ लूँगा, जैसे मैंने फिलॉसफी पूछी थी। ऐसे ही बेतुके क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अलग से कोई चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ों पे पिच करते हैं, ठीक है ना। विजन आए से करंट अफेयर नहीं पूछ लेते हैं वहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, और वहीं पे वो चेक कर लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, गहराई को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए, अब आपको जब मैंने थोड़ा बेस बता दिया है तो अब शुरू करते हैं कि गवर्नेंस क्या चीज़ें हैं। मैंने पहले बताया आपको कि इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये समझते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी है, तो बुक ऑथर्स और हम लोग भी अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना लेते हैं। जैसे ये सारे पॉइंट्स जो अभी आप यहाँ देखेंगे ये मैंने बनाए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जीरो प्लेजरिज्म के साथ। प्लेजरिज्म समझते हो क्या होता है? PLAGIARISM, कॉपी पेस्ट करना, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशंस मैंने बनाई हैं, लेकिन किसको बेस बनाकर? यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक की दी हुई थ्योरीज को, ताकि आप आसान शब्दों में वहाँ लिख के आए, क्योंकि जो यूएनडीपी की तुमने डेफिनेशन देखी तो तुम्हें याद तो रहने वाली नहीं है, लिख तो पाओगे नहीं वहाँ पे। दिखा था तुमको ना मैंने अभी, वो फिर से दिखाऊं? तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये याद नहीं रहती बेटा। कहाँ चला गया? ऊपर ही है, देखो, तुमको नहीं याद रहेगा। तो इसको आसान शब्दों में इनके इन्हीं वर्ड्स को उठा के आपके लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि आप मेंस में लिख के आ पाएँ, ठीक है ना। और गवर्नेंस के क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा कोटेशंस के साथ स्टार्ट करिए, कोटेशन से एंड करिए। इसीलिए ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे सम कोट्स ऑन गवर्नेंस विच कैन बी यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, मोदी जी की भी एक है, होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के आंसर में मोदी जी का जरूर लिख दिया करो, भले वो गवर्नेंस गुड हो या ना हो, लेकिन लिखना है तुमको, ठीक है ना। क्योंकि जिस एग्ज़ाम को तुम दे रहे हो यूपीएससी, उसके सारे मेंबर्स को कहीं ना कहीं अपॉइंट कौन करवा रहा है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, पर नाम किसने दे दिए हैं? हाँ, ठीक है, होम मिनिस्ट्री से नाम जाते हैं, तो तुम सरकार के एग्ज़ाम सरकार के अगेंस्ट मत डालो। अब पता है तुम यहाँ राहुल गांधी की कोट डाल दो, ये काम मत करना, ठीक है। डालना जब राहुल गांधी जी की सरकार है तो उनका डालना,
ठीक है ना, जैसी हवाएं चल रही हो वैसे ही काम करो, ठीक है। द हिंदू पेपर को बहुत ज़्यादा ना पढ़ा करो, सबसे मैं कहता हूँ हमेशा, बहुत ही पढ़ते ही नहीं है हम, मुझे पता है मुझे। इस चक्कर में मैंने करंट अफेयर डालना बंद कर दिया, कोई पढ़ता ही नहीं है, टेलीग्राम पर डालता हूँ कोई देखता ही नहीं है। द हिंदू थोड़ा लेफ्टिस्ट पेपर है, लेफ्टिस्ट समझते हो, उनको फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट कौन है, बस कोई भी गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ ही छापेंगे, तुम बना लो कल को वो तुम्हारे खिलाफ छाप देंगे। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मतलब जो भी सेंटर पे है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, डजंट केयर, वो उनके अगेंस्ट ही लिखेंगे, ठीक है ना। तुम्हें गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज अपने आंसर में नहीं करना बेटा। ये क्यों बोल रहा हूँ कि तुम ये अब जो पढ़ने जा रहे हो ये मेन का टॉपिक, इसमें तुम्हें लिखना है, तो तुम्हारी क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालाइज चीज़ें इलेबरेट यहाँ आएंगी, तो कोई भी चीज़ एंटी गवर्नमेंट मत लिख के आना इसमें। या अगर तुम्हें गवर्नमेंट को कहीं क्रिटिसाइज करना पड़े, नहीं कई बार नेगेटिव करना पड़ता है, तो साथ में एक्शन प्लान दो कि अगर यहाँ पे गलतियाँ हैं तो इनको इस तरीके से हम सही कर सकते हैं वे अहेड में, ताकि आपका आउटकम कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव हो। अगर मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी है, ये 20 क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं बेटा वो क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप आंसर्स नहीं सॉल्यूशंस देते हैं। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आपसे लोग सॉल्यूशंस की डिमांड रखेंगे, आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो एक दिन में होता है GS1 और GS2, फिर अगले दिन GS3 GS4, एक दिन में तुम्हें 40 प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ फेंकी जाती है ऐसे, और तुम्हें 40 सॉल्यूशन लिखने होते हैं, तभी एक आंसर में और सॉल्यूशन में फ़र्क होता है। तभी कहते हैं वे एड लिखो, क्यों? क्योंकि तुम उसमें सॉल्यूशन बता रहे हो कि ऐसे करना चाहिए, आंसर में ज़रूरी नहीं वो चीज़ें हों, लेकिन ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे आंसर्स जो आप लिखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप एंटी गवर्नमेंट लिखते भी हैं, लिखने से अवॉइड करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद ही कहेगी भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए ना, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना मतलब अपने आप में क्या हो गया, तुम क्रिटिसाइज करो तो उसके अच्छे पॉइंट भी बताओ, और जो वीकनेसेस हैं उस प्रोग्राम में, मान लो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात कर रहे हो, आवास विकास योजना की बात कर रहे हो, तो उसकी अच्छाइयाँ भी बताओ। और अगर क्वेश्चन ने कहा है कि भाई क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, क्रिटिसाइज भी करिए, तो कुछ जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम, वो भी बताओ। लेकिन जब प्रॉब्लम बताओ सलूशन भी दो, क्योंकि तुम्हें ब्यूरोक्रेट हो, तुमसे सलूशन मांग रहे हैं, तुमसे वो प्रॉब्लम गिनवाना नहीं चाहते। आप सिर्फ एक प्रॉब्लम रेजर नहीं बनेंगे, यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपसे वो प्रॉब्लम की गिनती नहीं मांग रहे हैं, भैया प्रॉब्लम बता दो, प्रॉब्लम पता है सबको क्या प्रॉब्लम है, सलूशन ला के दो, वही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसलिए मैंने कुछ कोटेशन लिखी हुई हैं, उनको आप इस्तेमाल करेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। आसान है, 7-8 है, आप ध्यान रख सकते हैं। गवर्नेंस किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी आंसर में आराम से उसको ठूस सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग करो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आसान शब्दों में अब चीज़ों को समझा जाए जिससे आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में ऑन द स्पॉट बना सकते हैं अगर आपके फंडे क्लियर हैं, लेकिन अगर आपने वही रट लिया बेटा तो हो सकता है तुम 1 महीने बाद भूल जाए। अगर तुम रिवाइज नहीं कर पाते हो तो दिक्कत आएगी, इसलिए अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखो। तुम ऑन स्पॉट डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन की जेनेसिस कर सकते हो, ठीक है। तो परिभाषा को बनाना सीखिए, परिभाषा को याद करना ये बच्चों का काम है, तुम करके आ चुके हो, ये एकेडमिक्स में किया जाता है, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पीजी, यहाँ नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ कितना याद करोगे। GS1 GS2 का पेपर एक दिन में होता है, GS1 में 11 सब्जेक्ट्स हैं, GS2 में 5, 16 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम तुम्हें एक ही दिन में देने हैं। ऐसे तो तुम अपने ग्रेजुएशन में जाते हो 2-3 सब्जेक्ट एग्जाम होता होगा एक दिन में, तो एक ही होता होगा कई बार, तो 16 सब्जेक्ट, रिविजन, सबके इतने इतने ग्रंथ वाले नोट्स, हर डेफिनेशन याद तुमको वैसे ही नहीं आने वाली बेटा। और मान लो याद रहेगी भी तो 3 घंटे के अंदर उसको रिप्रोड्यूस करना और 150-250 वर्ड में लिखना, और क्या गारंटी उस समय वो याद नहीं आए। और अगर याद नहीं आती तो बड़ी दिक्कत होती है। अब तुम सोचते हो क्या याद, क्या था क्या था क्या था क्या था, याद कर रहे हो, उसके चक्कर में तुमने 2-3-4 मिनट और निपटा दिए। एक क्वेश्चन को लिखने में सिर्फ मिलता है 9 मिनट, पढ़ने में लग जाते हैं 2-2.5 मिनट, लिखने में लगते हैं 6-6.5 मिनट। अगर तुम उसमें 3 मिनट गवा दिए कि क्या डेफिनेशन थी याद ही नहीं आ रही, गेम ओवर है तुम्हारा।
पूरे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, आगे एग्जाम देने मतलब ही नहीं, रेस से बाहर हो पहले। इसीलिए बहुत चीज़ों को रिकॉल करने पे ध्यान मत दो, अगर नहीं आती हैं तो टर्म्स को ध्यान रखो, उनको मिला के अपने आप चीज़ों को ऑन स्पॉट बनाना सीखो, ये ज़्यादा काम करता है। ठीक है। गवर्नेंस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जानते हो आप लोग क्या होता है? कोई निर्णय लेना है, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कुछ समय से कोविड के केसेस चाइना में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब हमारे यहाँ भी अलर्ट पे है। ठीक है। एम्स के जो एक्स डायरेक्टर तो उन्होंने भी बोला है, गुलेरिया साहब, कि पहले 15 दिन के अंदर जनवरी में ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी खतरनाक वेव आती है या नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि अभी कई लोग क्रिसमस हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे मना के वापस आएंगे घूम घाम के कई जगह से, और साथ में अकेले तो आएंगे नहीं। ठीक है। उस नए वेरिएंट को भी ला सकते हैं। और फिर सरकार कैसे एक्शन लेती है, किस तरह से डिसीजंस को लेती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है उस समय, ताकि वेलफेयर हो सके। देखो, गवर्नमेंट का वैक्सीन बनाना, सबको लगवाना, ये भी गवर्नेंस ही तो है। अगर हमको आपको नहीं लगी होती बेटा तो हम लोग जल्दी बीमार पड़ते निपट जाते, हमारा वेलफेयर नहीं हो पाता ना, कल्याण। तो प्रोडक्शन करना, लार्ज स्केल पे उत्पादन करना वैक्सीन्स का, ये भी गुड गवर्नेंस का तो एग्जाम्पल है। उसको सब तक पहुंचाना, फ्री में लगवाना, ये भी तो गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए सरकार ने कोई डिसीजंस लिए होंगे ना, तो वो प्रोसेस भी क्या है अपने आप में, डिसीजन लेने का, वो भी गवर्नेंस है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जब ले लोगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी रूट लेवल पे आकर। तो इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? आप लोग कराएंगे, ब्यूरोक्रेट्स करवाएंगे, IAS IPS कराएंगे भाई। तो आप भी इसलिए स्टेट का पार्ट हो, तुम भी एग्जीक्यूटिव हो, क्योंकि सरकार जो भी फैसले लेती है उसको इम्प्लीमेंट सरकार नहीं करा पाती है, वो आप लोग कराते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी, मतलब जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, गवर्नेंस का फुल फ्लेज एक्टिव पार्ट होंगे, आप भी गवर्नेंस कर रहे हैं। समझे इस चीज को? तो गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंट ऑफ दो डिसीजंस, मतलब जो डिसीजन ले लिया है आपने उसका इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है। कहाँ इम्प्लीमेंट कराओगे? अपने देश में ना, अलग अलग स्फीयर्स में। ठीक है। मतलब विद इन दी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान करो, ये वर्ड कहाँ उठा लिया मैंने? उसी UNDP की डेफिनेशन से, आसान शब्दों में। वहाँ था ना मैनेज करना कंट्री के अफेयर्स को। तो ठीक है, आप ये फैसले कहाँ ले रहे हैं? देश के लिए ले रहे हैं ना। ठीक है। गवर्नेंस देश की भी होती है, गवर्नेंस के अलग अलग लेवल हैं बेटा। गवर्नेंस आप अपने घर में भी करते हैं, घर में बनाते हो ना नियम कानून, पापा बनाते हो, अभी तुम नहीं बनाते हो, पापा बना रहे हैं, मम्मी बना रही हैं। ठीक है। वो कुछ फैसले लेते हैं आपके कल्याण करने के लिए, आपके वेलफेयर करने के लिए। तो घर में भी गवर्नेंस हो रहा है। सरकार नेशनल लेवल पे गवर्नेंस करती है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गवर्नेंस करती है, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट करती है। जैसे कि अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी करती है गवर्नेंस, नगर निगम वगैरह, और गांव में, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत करती गवर्नेंस, मतलब लोकल गवर्नेंस। तो ऑल इंडिया पैन लेवल पे एक ऑल इंडिया गवर्नेंस हो गया, जिसे हम नेशन स्टेट गवर्नेंस कहते हैं। फिर स्टेट्स में जो गवर्नेंस होता है, लोकल लेवल पे गवर्नेंस होता है। कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। ये एक संस्था है, यहाँ पे जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ताकि इससे आप लोग का फायदा हो सके। ये भी क्या है? एक गवर्नेंस ही तो है। जितनी भी सरकारी बॉडीज हैं, PWD है, पोस्ट ऑफिस है, RBI है, कोई बैंक है, वहाँ वो जो भी फैसले ले रहे हैं बेटा, उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, अपने कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए, कंज्यूमर्स के फ़ायदे के लिए। वो भी क्या है? गवर्नेंस ही तो है। समझे इस चीज़ को? तो गवर्नेंस एक जेनरिक टर्म है। गवर्नेंस एक जेनरिक टर्म है, इसका मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना, गवर्न करना। समझे? जब वो काम खुद एक चुनी हुई गवर्नमेंट कर रही होती है तो उसे हम नेशन या स्टेट लेवल या लोकल लेवल गवर्नेंस कह देते हैं। या जब एक संस्था के लोग करते हैं अपनी संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी गवर्नेंस। आप अपने पर्सनल लेवल पे भी इंडिविजुअल गवर्नेंस कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। कबीले वाले लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, ट्राइबल पीपल रहते हैं ना बेटा, हमने वहाँ पे ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बना रखी है, उनको ऑटोनॉमी दे रखा है, भैया अपने अकॉर्डिंग करो, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
दे रखा है ना, अगर आप लोगों ने 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। तो बेटा हमारे जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो हमने उनको थोड़ा आज़ादी दे रखी, ऑटोनॉमी, कि दिल्ली की सरकार या आपके राज्य की सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में। आप ही कबीले के लोग जो आपके सरदार हैं, जो आपने जिनको चुना है, वो आपके लिए लोकल लेवल पे आपके लिए गवर्नेंस करेंगे, आपकी चीज़ों को मैनेज करेंगे। वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल गवर्नेंस का है। समझ के गवर्नेंस मतलब क्या होता है, अलग अलग लेवल पे हो सकती है, इसीलिए कंट्री भी लिख दिया या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नेंस अलग अलग लेवल पे हो सकता है, तो इसको आप अलग अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशन नहीं करता है, अलग अलग फोरम पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। देश के लिए नेशनल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, लोकल लेवल पे, ठीक है भाई। नगर निगम अगर आपके क्षेत्र को मैनेज कर रही है, गाड़ी वाला सुबह आ रहा है कूड़ा उठाने के लिए, आपके आसपास जो पार्क हैं वो साफ़ सुथरे हैं, स्ट्रीट लाइट सही से काम कर रही है, पानी आ रहा है, लाइट आ रहा है, वो भी तो क्या है, लोकल गवर्नेंस, आपके वार्ड का गवर्नेंस हो रहा है। समझे इस चीज़ को। और कल को जब आपको दिक्कत होती है, भाग जाते हो ना अपने पार्षद के पास, अरे भैया लाइट क्यों नहीं आ रही, तुमको वोट काहे को दिया था हमने, तो आप अपने दुखड़े गा रहे हो उनके सामने, ग्रीवियंस रख रहे हो, और उस ग्रीवियंस को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। रिड्रेस मतलब सॉल्व करना जो प्रॉब्लम है, तो ग्रीवियंस रखना और उसको सॉल्व करना, वो भी पार्ट किसका है, गवर्नेंस का है। तभी मैंने वहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लिखा था, ADR वगैरह, लोकपाल वगैरह, लोक आयोग, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे घूम फिर के आती हैं। मध्यस्थता करना, मीडिएशन, ये सब भी किसका पार्ट है बेटा, गवर्नेंस का पार्ट है। अब ये जो डिसीजंस लिए जाएंगे, ये डिसीजंस कौन लेगा। IR में तुमने एक वर्ड सुना होगा, एक्टर, नहीं एक्टर वर्ड तुमने सुना कई जगह पर, मैंने इसलिए IR बोला। क्या होता है एक्टर, किसी भी स्टेट, अगर तुमने कहीं सुना हो नॉन स्टेट एक्टर्स, इसका मतलब क्या होगा, तो सिर्फ एक्टर क्या है, नॉन स्टेट। अच्छा, मैं कह दूं कि कोई एक संस्था है जिसको हम आतंकवादी मानते हैं संस्था, वो भी तो फैसले लेती है अपने अकॉर्डिंग, किसी पुलिस बम मारती कहीं पे, आज मन क्या मार दिया, समझो इस चीज़ को। ऑटोनॉमस तो वो भी है अपने आप, वो सरकार की चीज़ों को नहीं मानती। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी बॉडी, ऐसी संस्था जो अपने आप में खुल के बिना किसी दबाव के कुछ फैसलों को लेती हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं। अगर वो संस्था या वो व्यक्ति या वो चीज़ जनता द्वारा चुनी गई है, लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, लोगों ने ट्रस्ट करके उनको बैठाया उस अथॉरिटी पे, तो वो गवर्नमेंट जैसी चीज़ हो जाती है। अगर वो अपने मन से अपनी ही इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक आप कह सकते हैं कि इलीगल रास्ता चुन लिए हैं, वो भी स्टेट ही माने जाएंगे। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन स्टेट एक्टर्स मानी जाती हैं, समझे इस चीज़ को। तो एक्टर्स कई सारे होते हैं। अब इस एक्टर्स में आपके बाकी लोग भी आ जाएंगे, NGO भी तो आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस भी आ जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ जाएगा। खुल के कुछ चीज़ें तो वो भी कर पाते हैं ना, उनको तो अपने एम्बिट में काम करने का दायरा दिया ही है कि भाई खुल के आप काम करिए इस चीज़ों में, आप NGO हैं इस फील्ड में काम करिए, आप SSG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके लिए काम करिए। कुछ चीज़ों को सरकार प्रमाणित करती है तो वो भी एक्टर हैं, कुछ को सरकार नहीं करती, उनको कंडेम करती है, लेकिन फिर भी वो सब काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी एक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस फोकसेस ऑन एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सब लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने, इसी पे गवर्नेंस फोकस करता है कि कौन डिसीजन लेगा, कौन सी संस्था, कौन से लोग डिसीजन लेंगे और कैसे उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पे फोकस करता है कौन, गवर्नेंस। समझे इस चीज़ को। अब किसी भी समाज के विकास के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, देयर हैज़ टू बी द प्रेजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन होना जरूरी है उस समाज के विकास के लिए, ठीक है।
तो गवर्नेंस, that is good governance is essential for the prosperity and well being of a society। ठीक है ना, एक समाज के कल्याण के लिए जरूरी क्या कि वहाँ पे क्या हो, गुड गवर्नेंस हो। जैसे अभी आपने कहा था सर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है कुछ जगह, मतलब कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस सही से हो नहीं पा रहा है ना, मतलब गुड गवर्नेंस नहीं है, तभी वहाँ का समाज विकास नहीं कर पा रहा है, तभी शायद पाकिस्तान या बाकी जो आपने नाम लिया वो आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि गुड गवर्नेंस की कमी है बेटा वहाँ पर। ठीक है, तो देश में सामाजिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उस समाज में क्या होना ज़रूरी है, गुड गवर्नेंस होना ज़रूरी है। तो गुड गवर्नेंस इज द फाउंडेशन, ये एक नींव है किस चीज़ के लिए, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, समाजवादी, सुना है? क्या मतलब होता है इसका? यही होता है बेटा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तब हो पाएंगी जब आप क्या लेकर आएँ, समानता लेकर आएँ, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी दें। मतलब सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जब बराबर का अधिकार दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, अवसर दोगे, मौके दोगे, तब तो सबका विकास हो पाएगा ना। अगर तुम एक ही सामाजिक, एक ही समुदाय का से विकास करना चाहोगे, सबका तो नहीं हो पाएगा, फिर तुम्हें सबको समान अवसर देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने वर्ड सुना होगा इक्वालिटी, सुना है? आपने वर्ड सुना होगा इक्विटी, क्या दोनों एक हैं? तो क्या अंतर है? इक्विटी में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और इक्वालिटी में जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, इसको समझिए तो शायद आपको और क्लियर हो। भाई मान लीजिए ये एक आप रेस लड़ना जा रहे हो, ठीक है, ये रेस का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, SP स्टार्टिंग पॉइंट। रेस आपको यहाँ तक दौड़ के जानी है, ये क्या है, एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, डेस्टिनेशन। यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स खड़े हैं, A, B और C। A, B और C के लिए ये दूरी लगभग समान है, क्यों है, समान ही तो है ना, मैंने कुछ बोले कहाँ अभी। These 3 are contestants, A, B and C। स्टार्टिंग पॉइंट का सेम है, यहाँ तक पहुँचना है, तो इक्वल रास्ता है ना दोनों के लिए, तीनों के लिए। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। आपने इन तीनों को समान प्लेटफॉर्म दे दिया, आओ लड़ो। लेकिन अब थोड़ा इसमें अंदर चलते हैं, इन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो ये A मान लीजिए फिजिकली फिट है, B के पास दोनों हाथ नहीं है, C का एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। अब A, B और C क्या सही में ये रेस जीतने के बराबर के दावेदार हैं? नहीं, A जीत जाएगा आराम से। तो B और C को भी, इनका भी भला करने के लिए क्या ये भी अगर जीत पाएं तो इनको आपको कुछ फायदे देने पड़ेंगे, जो अभी आपने कहा था, क्या बोला था? हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है आप B और C के लिए थोड़ा सा इनको हेड स्टार्ट दे, B से कहें तुम यहाँ से नहीं, यहाँ से दौड़ना शुरू करो, C से कहें तुम यहाँ से दौड़ना शुरू करो, तुमको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी, तुमको इतनी, और क्योंकि तुम फिट हो तुम पूरी करोगे। दिस इज टर्म्ड एज इक्विटी। और जब तीनों एक ही लेवल पे होंगे तो वो क्या था? इक्वालिटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी, ये समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक है, क्योंकि सरकार कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाएगी जहां पे वो आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहेगी, और कुछ जगह इक्विटी मेंटेन करेगी। जैसे कि आप लोग के यहाँ सब्सिडी अगर आती है LPG की, तो गवर्नमेंट पूछती नहीं है हेलो गरीब हो क्या, तो दें। LPG पे सब्सिडी
सबको मिलेगी, वो आपके ऊपर, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सिडी जो गैसोलीन पे मिल रहा है, एलपीजी पे मिल रहा है, कुकिंग गैस पे मिल रहा है, वो क्या है अपने आप में? इक्वालिटी का प्रतीक है, इक्वल ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जब यही गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन ऑफर करती है, आपके सामाजिक परिस्थितियों को समझ के या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देख के, ईडब्ल्यूएस सामाजिक पहले से था, ईडब्ल्यूएस अभी आया है, तो इस परिस्थितियों को देखते हुए वो आपको थोड़ा सा एडवांटेज देने की कोशिश करती है, एंड दैट इज जस्टिफिएबल। जैसे आपने इस रेस में देखा था, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इक्विटी का। रिजर्वेशन सबके लिए नहीं है, इसीलिए वो उनके लिए है जिनको ज़रूरत है। जैसे ए बी सी में ए को ज़रूरत नहीं थी तो उसको वहीं रखा, बी और सी को जितनी जितनी थी उनको उतना उतना दे दिया, हैंस रिजर्वेशन तब का अलग अलग परसेंटेज है, इसीलिए है ना, सबका समान भी नहीं है, किसी का 27 है, किसी का 15, किसी का 7.5, किसी का 10, यही तो है, किसी का 0। इक्विटी समझ में आया? तभी आपने वर्ड सुना होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, सुना है? इकोनॉमिक इक्वालिटी में हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसको जितनी आवश्यकता होगी सरकार नीड बेसिस पे, नीड पर से उनके अकॉर्डिंग उतना काम करेगी। समझ पाए इस चीज़ को आप? और ये एग्जाम्पल किसका है? गुड गवर्नेंस का है। समझे इस चीज़ को? चलो समझदार हो तुम लोग, समझ जाते हो सब। तो गवर्नेंस अगर अच्छे से करना है, इफेक्टिव अगर उसको करना है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। होना चाहिए सबसे पहले क्या? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट। वो पॉइंट्स आपके सामने हैं कि अगर गवर्नेंस इफेक्टिव होना है, सही से करना है, तो क्या किया जाए? पहली बात तो ट्रांसपेरेंट रहा जाए। सरकार जो भी काम कर रही है उस इंफॉर्मेशन को आप तक अवेलेबल कराने की कोशिश करें। इसी के लिए गवर्नमेंट ने आरटीआई को मंजूर किया। आरटीआई सुना? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है आपके पास, ताकि हर चीज़ें गवर्नमेंट, अब देखो वेबसाइट पर डाल देती है, आप जाइए जाके देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा नहीं हुआ है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार जो भी काम करे उसके लिए सरकार के पास जिम्मेदारी हो, या जो व्यक्ति करे वो उसके लिए जिम्मेदारी ले, जवाबदेही रहे। ठीक। पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव हो, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, एक कॉमन कंसेंसस से सबकी बातों को सुनकर फैसले लिए जाए। ठीक है। हाँ, जब कोई लॉ बनता है या कोई डिस्प्यूट आता है, सरकार कहती है आइए बैठें बात करें। ठीक है, जैसे फार्म बिल में भी तो हुआ था बाद में। बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप इस तरह से। एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यस, अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया है जहाँ पे गवर्नमेंट को तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, गवर्नमेंट नहीं रिस्पॉन्ड करती, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे कि देश में तेजी से कोरोना फैल जाए, सरकार कोई भी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट ना करे, सरकार ने लॉकडाउन के समय कई लोगों को फ्री में सिलेंडर प्रोवाइड किया है, खाना प्रोवाइड किया है, रिफाइंड तेल प्रोवाइड किया है, दिया है ना। तो क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। आप सबको वैक्सीन लगाई है ना, कोई अलग से ब्लैक पैसा तो नहीं मांगा ना, फ्री में दिया ना, टाइमली वे में दिया ना। ये क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस है। सरकार रिस्पॉन्स देती है हर चीज़ को। जैसे होता है तुमने किसी चीज कैंडल के ऊपर हाथ रखो, स्टिमुलस होता है, झटके हटा देते हो हाथ, तो वहाँ रिस्पॉन्स सिस्टम का ही है। तो देश में कुछ ऐसा होता है, कहीं कोई डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई, सरकार क्या करेगी? तुम्हारे एक डिजास्टर, हाँ, तो एनडीआरएफ की टीम बनाई जाएगी, उस डिजास्टर में जाके लोगों को रेस्क्यू करना, रिहैबिलिटेट करना, खाना पानी देना, दवाइयाँ पहुँचाना, डॉक्टर्स तक पहुँचाना। सरकार क्या दिखा रही बेटा? अपना रिस्पॉन्सिवनेस। भाई कुछ अगर हुआ है तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं उस चीज़ के लिए, और टाइमली वे में, जो तुमने बताया, विद इन दी टाइम। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये किसकी हैं? इफेक्टिव गवर्नेंस। गवर्नेंस सही से किया जा रहा है। समझे इस चीज़ को? समझ में आ रहा है? कई बार टॉपिक लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? समझ में आ रहा है ना?
और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, नोट्स तो मैं देता ही। अब बात कर लें कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिया है, ना करते हुए कम से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन हर साल GS2 में गवर्नेंस सीधे आते हैं। अगर आप 2014 के बाद से अभी देखें, 2022 हुआ है अभी मीन्स, ठीक है ना, तो हर साल फ्रीक्वेंसी है 3-4 क्वेश्चन की। कई बार 15-15 के 2, 10-10 के 2 आ जाते हैं, कई बार 15 के 3 आ गए, कई बार 10-10 के 3, एक 15 का दे दिया गया। सब मिला के 45 से 50 की रेंज में गवर्नेंस बेटा आता है। तो गवर्नेंस को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए गवर्नेंस पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि 250 नंबर में से लगभग 50 नंबर सीधे गवर्नेंस पढ़ के आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत थोड़ी ये होती है, गवर्नेंस को पढ़ने के लिए आपके पास एक पॉलिटी का बेस होना जरूरी है, ठीक है। तभी देखिए पहले आपको NCERT पॉलिटी पढ़ाई गई थी, फिर आपको क्या लाया गया, गवर्नेंस। इवनिंग वाले बैच में पहले पॉलिटी पढ़ाई जा चुकी है, अभी मॉर्निंग में फिर मैं शुरू करूँगा, यही 8-10 जनवरी के आसपास। जिसको रिवाइज़ करना हो, जिसको नहीं आता हो, जिसको पहली बार पढ़ना हो, आप वेलकम हैं। बिल्कुल बेसिक्स से GS फाउंडेशन पॉलिटी शुरू होगी। NCERT आप में से कई लोगों ने करा हुआ है, जो नहीं कर पाए दोबारा साइकिल जब शुरू होगी तो दोबारा पढ़िएगा, लेकिन GS फाउंडेशन पॉलिटी आप मेरे साथ दोबारा पढ़ सकते हैं, वो आपको गवर्नेंस में और हेल्प करेगा, ठीक। आज क्लास तो है नहीं पबेट वाली तुम लोग की, बाकी किसी की ज्योग्राफी क्लास तो नहीं है आज, किसकी है? अच्छा, ज्योग्राफी खत्म नहीं हो रही है तुम लोग की। चलो कहाँ तक थे? इफेक्टिव गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक देख लिया तुम लोगों ने। इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस का मेन काम क्या है? ये सुनिश्चित करना, एंश्योर करना। क्या एंश्योर करना? कि जो शक्ति हम आपने दे दी किसको, अपने चुने हुए लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारे क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, जो जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पीपल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल मैनर में करें। समझे इस चीज़ को? जो भी शक्ति PM के हाथ में है, मिनिस्टर्स के हाथ में है, MPs के हाथ में है, या स्टेट लेवल में CM या MLAs के हाथ में है, वो अपनी शक्ति का मिसयूज़ ना करें। समझे इस चीज़ को? रिस्पॉन्सिबल मैनर में इस्तेमाल करें, अकाउंटेबल रहें, और इसके साथ साथ ये लोग सरकार के जो भी फैसले लें वो फैसले जनता के हित में लें, ठीक है। मीन्स द डिसीजंस आर मेड इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी पीपल, जनहित में काम किए जाएं। या अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात हो रही है उसके हित में किए जाएं। समझे इस चीज़ को? अगर यहाँ इस इंस्टीट्यूट का गवर्नेंस करना है तो ये आप लोग के हित के लिए, और यहाँ जितने भी स्टाफ या लोग आते हैं उनके हित में फैसले लिए जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो रहा है यहाँ पर। और देश में जब ये काम जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स वो करें, तो उसको हम कहेंगे नेशनल लेवल पर जो गवर्नेंस हो रही है वो इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। समझे इस चीज़ को? एक गवर्नेंस को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से मैं लिख के तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें जोनो याद है वो लिख देना जाके वहाँ पर, क्योंकि याद तुम्हें बहुत कुछ रहेगा नहीं, लेकिन मैं सिंपल अलग अलग करके। अब एक और तरीका देखो, गवर्नेंस कैन ऑल्सो रिफर टू द वे in which a government makes and implements policy, as well as the way in which an organization makes and implements decisions. कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस भी तो होता है, और वो नेशन स्टेट वाला गवर्नेंस था, ठीक। तो अभी जो स्टार्टिंग में मुझे कुछ लोगों ने बताया था, तो वो फिर से सुन लीजिए। हैंस गवर्नेंस इज द एक्ट ऑफ गवर्निंग। तो सरकार सब्जेक्ट है, वो वर्ब क्या कर रही है, गवर्न करना। तो गवर्नमेंट का टास्क क्या है, गवर्न करना, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस, ठीक है। जिनको दिक्कत अभी भी होगी गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, तो अंतर ये है, डिस्टिंग्विश करना अगर आपको किसमें, बिटवीन द गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस इज व्हाट अ गवर्नमेंट डज, ठीक है ना। तो गवर्नेंस वो एक काम है, वो प्रोसेस है जो एक सरकार करती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो अब जाओ तुम लोग पढ़ो अपना ज्योग्राफी। समझ में आ चुका है?
गवर्नेंस कुछ पाले पड़ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है। जो पवार ने पढ़े उनको तो मज़ा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनको मज़ा आ रहा है या उनको सजा लग रही है कि क्या ही पढ़ा दिया जा रहा है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक।